नेपाल क्रिकेट की अगर हम बात करें तो हाल फिलहाल में अगर देखा जाए कुछ 1-2 सालों के अंदर में दो कोचेस जो हैं वो हायर दो जी हाँ। कोचेस जो है वो हायर किए गए। सबसे पहले डेव वाइटमोर सर को हायर किया गया था। उनका जितना भी सेशन था वो कम था, लेकिन फिर भी उनका भी काफ़ी कुछ इफेक्टिव था। लेकिन उसके बाद उन्होंने एज अ कोच रिजाइन दे दिया। उसके बाद पुबुडू देशनायके सर को वापस से बनाया गया। जी हाँ, जो पहले भी नेपाल टीम की कोचिंग कर चुके थे और वर्ल्ड कप में भी रिप्रेजेंट किया था टीम ने उनके अंडर में। उसके बाद उन्हें वापस से बनाया गया नेपाल टीम का कोच। तो इनके भी सेशंस हुए, अब तक काफ़ी मैचेस हुए हैं, वनडे में भी हुए हैं, दोनों में टेस्ट हो चुका है, वनडे में भी और T20 में भी। यहाँ पर ये वीडियो जो है सबसे पहली बात एक डिस्कशन वीडियो है। यहाँ पर ये नहीं है कि किसी को हम रेट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम इतने बड़े बड़े सीनियर कोचेस को, इतने सीनियर सर्स को रेट करें, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सिर्फ एक डिस्कशन वीडियो है। जैसे कि बहुत सारे व्यूअर्स में भी आपने देखा होगा यार कि जब पूर्ण सर भी जुड़े तो बहुत लोगों ने कहा कि इनके अंदर थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच कम है, या ये है, या फिर बहुत सारे लोगों ने पूर्ण सर को दोष भी दिया। क्या वो सब चीज़ें ठीक हैं? क्या बेहतर है? हमसे पहले भी बहुत सारे व्यूअर्स ने पहले कहा था कि आप एक बार वीडियो जरूर बनाइए इसके ऊपर कंपैरिजन को लेकर, वाइटमोर सर वर्सेस तो नहीं, वाइटमोर सर और पूर्ण सर की जो अलग अलग विजन है उसको लेकर, सोच है उसको लेकर। तो उस वक्त जो है काफ़ी मैचेस चल रहे थे लगातार, तो कभी मौका मिला नहीं। लेकिन और फिर उस वक्त हमने ये भी कहा था कि अभी बहुत नए हैं, जरूर अभी पूर्ण सर अभी आए ही हैं। पहले की बात और है, आज अभी जो नेक्स्ट उनका सेशन है अभी आए हैं, थोड़े मैचेस होने दीजिए, थोड़ा उनके स्ट्रक्चर को, विजन्स को देखते हैं, उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं एक डिस्कशन इस पे जरूर होगा। और आज वो वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर है, तो पूरा वीडियो जरूर सुनिए ताकि आपको बहुत अच्छे से बारीकी से समझ में आए कि आखिर क्या क्या चीज़ें दोनों में बेहतर है या फिर दोनों में कुछ ना कुछ खराबी जरूर रही है। उसके बाद पूरा सुनने के बाद आपकी क्या राय है, आप किन से कोच को ज़्यादा बेहतर मानते हैं, कमेंट बॉक्स में दिल खोल के अपनी राय जरूर रखिएगा। लेकिन पहले वीडियो को पूरा जरूर सुनिए। एंड सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा डेव वाइटमोर सर की कोचिंग में टीम ने कितने मैचेस खेले हैं, क्या रिपोर्ट कार्ड है उनका, और पूर्ण सर की कोचिंग में क्या रिकॉर्ड है। पूर्ण सर का फर्स्ट फेज नहीं, जो सेकंड जो अभी थे उसके बाद। बिल्कुल। और डेव वाइटमोर सर की बात करें तो ज़्यादा लंबा रहे नहीं, 1 साल भी नहीं रहे टीम के साथ अगर उस देखा जाए तो। पर बात करें ओडीआई में तो वहाँ पर 6 मैचेस ओडीआई के उन्होंने अपने अंडर कोचिंग में प्रैक्टिस खेले हैं, माफ कीजिएगा, टीम के साथ रहे, और जिसमें 4 जीते हैं, 2 में हार। और वहीं T20I की बात करें वहाँ 5 मैचेस उन्होंने कोचिंग दी, जिसमें कि 4 में जीत मिली है और 1 में हार। बिल्कुल सही। तो ये रिपोर्ट कार्ड दर्शाता है डेव वाइटमोर सर का। डिस्कशन आगे जरूर होगी कि प्रोज और कॉन्स क्या है, सिर्फ एक नंबर आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ चले आए पूर्ण देशनायके सर की, वहाँ पर रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। बिल्कुल। और यहाँ पर जो पुबुडू सर का जो ओडीआई में जो रिपोर्ट कार्ड है वो 6 मैचेस में 2 जीत और 4 हार। और वहीं पर T20I की बात करें तो 13 मैचेस उन्होंने अब तक कोचिंग दी है, और जिसमें कि 10 में जीत है और 3 हार। बिल्कुल। और उसी बीच में कई सारे जो इवेंट्स हुए हैं डोमेस्टिक के, या फिर आप लोग कह सकते हैं उसके बीच में PL20 कप हुआ, उसके बाद जिम्बाब्वे की सीरीज हुई, उसके बाद जब श्रीलंका क्लब्स के खिलाफ नेपाल ने मैचेस खेले, वो सब भी इन पूर्ण सर के अंडर में कहीं ना कहीं आए हैं। तो ये इन चीज़ों का एडवांटेज भी पूर्ण सर को मिला है। ओवरऑल सबसे पहले आपको बताया विनिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो 72% विनिंग परसेंटेज डेव वाइटमोर सर का है ओवरऑल T20 वनडे मिलाकर, और 62 मेरे ख्याल से 63% पूर्ण देशनायके सर का। डेफिनेटली उनसे ज़्यादा डेव वाइटमोर से ज़्यादा मैचेस इनके अंडर में हुए, तो डेफिनेटली मैचेस अगर बढ़ेंगे तो विनिंग परसेंटेज धीरे धीरे घटता भी है, ये एक नॉर्म सी बात है। अब यहाँ पर बात, ये तो बात हो गई नंबर्स की, अब यहाँ पर बात आ जाती है यार सबसे पहले डेव वाइटमोर सर की एक प्रो की बात कर ले, प्रोज और कॉन्स की बात करें। एक ऐसी यूएसपी जो डेव वाइटमोर सर के अंदर क्लियर झलकती थी, जो उनकी कोचिंग में नजर आती थी उस शॉर्ट टर्म में भी। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी जो खूबी टीम में नजर आई, अचानक से जो चेंज हुआ वो चेंज हुआ है वे ऑफ बैटिंग, वे ऑफ डिस्प्ले, कि टीम किस तरीके से एक डिस्प्ले नजर आ रहा है टीम का। पहले जब टीम मैदान में उतरती है तो सबसे पहले जो दूसरी टीम देखती है वो देखती है बॉडी लैंग्वेज, तो वो बहुत चेंज हुआ था नेपाल का डेव वाइटमोर सर के अंडर, ये कहना होगा। बहुत ज़्यादा एक अटैकिंग माइंडसेट था, एक अटैकिंग माइंडसेट के साथ उतरते थे। बैट्समैन एक अपने जोन में रहते थे कि हाँ हमें रन बनाना है, रन्स करने हैं, अच्छे रन रेट के साथ
उस तरीके से खेलना है कि अगर पावर प्ले है तो हमें यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि हमें विकेट बचाने हैं, डिफेंसिव विकेट पे जाना है। अच्छे शॉट खेल कर भी हम यहाँ पर अच्छे रन रेट को हाई कर सकते हैं और रन बना सकते हैं पावर प्ले में। ये सोच हुआ करती थी बैट्समैन की, बॉलर्स की अपनी सोच थी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर लाइन और लेंथ पर डिसिप्लिन वे में बॉल करानी है, और फील्डिंग भी बहुत अटैकिंग हुआ करती थी। बॉडी लैंग्वेज चाहे हो, आप एक पॉजिटिविटी देख सकते थे जब देव वाइटमोर सर जब एज अ कोच उनके साथ रहे थे। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंडर में आने के बाद अचानक से बैट्समैन बैटिंग बहुत अच्छी हो गई या बैटिंग चलने लगी या बैट्समैन खूब स्कोर किया, बिल्कुल नहीं है, ये भी फैक्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहाँ बात हो रही है बॉडी लैंग्वेज की, कि आपने सामने वाली टीम को क्या बॉल वन से ही हथियार डाल दिया उनके सामने। और बॉल वन से हथियार डालना उसे कहते हैं जब आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बैकफुट पे नजर आए या फिर डिफेंसिव पे नजर आए या फिर जीरो पे नजर आए। वो चीज़ कहीं ना कहीं उसमें आपको प्लस पॉइंट डेव वाइटमोर सर को देना होगा। बॉडी लैंग्वेज में एक पूरी की पूरी 11 प्लेयर्स में वो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग झलकती थी, वो एग्रेसिवनेस जो है वो झलकती थी। चाहे हम टाइम्स सीरीज की बात करें या फिर ओमान का जो टूर हुआ था, वहाँ पर पीएनजी के साथ मैचेस हुए थे और वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के भी राउंड हुए थे, जहाँ पर ओमान को भी एक बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट मैच में नेपाल ने मात दी थी, जहाँ फर्स्ट टाइम हराया था, वो भी उन्हीं के अंडर में। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं। अब ऐसा नहीं है कि पुरुडू देसाई के सर के पास भी प्रोज नहीं है, उनके पास भी एक बहुत बेहतरीन प्रोज है जिसको लेकर एंड वो चलते हैं। अगर हम यहाँ पर कहें तो कहना गलत नहीं होगा, सीनियर्स की मैं बात कर। बिल्कुल बिल्कुल, और ये मैं चाहूँगा कि इसे आप ही एक्सप्लेन करें, क्योंकि आप ही ने ये एक, हम जब बैठे थे तो आप ही ने ये आइडिया दिया था किस तरीके से सीनियर्स प्लेयर्स के साथ मिलकर और यंग के साथ मिलकर वो किस तरीके से इस टीम को चला रहे हैं, और जो कि हमें और अच्छा दिखेगा। बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर अगर मैं पुरुडू सर की प्रोज की बात करूँ तो सबसे बड़ा फैक्टर आता है कि सीनियर्स प्लेयर्स की अहमियत को जो है वो बहुत बखूबी समझते हैं। देखिए अब आप यहाँ पर बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि सीनियर्स प्लेयर्स को भर के क्या होगा, चलते नहीं है वगैरह वगैरह। एक खेमा है ऐसा, बहुत सारे ऐसे फैंस भी हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, युवाओं को मौका देना चाहिए, बहुत उनको भी टीम में लेना चाहिए। डेफिनेटली उसमें मैं आता हूँ, लेकिन सबसे पहले सीनियर्स की जो अहमियत है, खास करके मैं वनडे क्रिकेट की यहाँ बात कर रहा हूँ स्ट्रिक्टली, वो बहुत बखूबी पुरुडू सर समझते हैं और सीनियर्स को लगातार इन्वॉल्वमेंट बनाए रखते हैं। वो बीच में सीनियर्स को रखते हैं, उसके उनके इर्द गिर्द यंग प्लेयर्स को खिलाने की कोशिश करते हैं। ये कहीं ना कहीं एक माफ कीजिएगा, ये कहीं ना कहीं एक प्रोज है जो पुरुडू देसाई के सर के फेवर में जाता है। अब यहाँ पर आती है वो बात कि सीनियर्स प्लेयर्स का परफॉर्मेंस। अब देखिए पुरुडू सर पूरी तरह से भरोसा उन पर जताते हैं, लेकिन अब वो आपने या तो अपने पर्सनल ग्रजेस की वजह से या फिर सच में उनकी फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और डेफिनेटली अगर प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कोई प्लेइंग लेवल में बिना परफॉर्म किए लगातार टीम में है, तो सवाल उठने लाजमी है। तो फिर वहाँ पर लोग ये कहना शुरू हो जाते हैं, या फिर जो सिलेक्शन कमेटी है वो भी ये कहना शुरू कर देती है कि क्या हमारे पास और ऑप्शंस हैं, क्या हमें दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखना चाहिए। तब यंग प्लेयर्स की टीम को वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुडू सर का वो सीनियर्स को खिलाने का फैसला गलत है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर उनका ये प्रो माना जाएगा कि वो वनडे में सीनियर्स के इर्द गिर्द यंगस्टर्स को खिलाना चाहते हैं, ये नहीं कि सीधा यंगस्टर्स को परोस दिया 11 के 11 कि जाइए आप जाकर खेलिए। अगर वो जैसे मैंने पहले कहा, अगर पर्सनल ग्रजेस की वजह से या फिर आउट ऑफ फॉर्म की वजह से सीनियर्स नहीं चल पाते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं इस सेक्शन में पुरुडू सर का दोष नहीं होगा। इस स्पेसिफिक सेक्शन पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर पुरुडू सर का ये प्रोज नहीं गिना जाएगा, कॉन्स में बिल्कुल भी। तो ये एक बहुत अच्छी सोच जो डेव वाइटमोर सर के अंदर थोड़े वक्त में नहीं दिखी, लेकिन यहाँ पर जरूर नजर आती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि कौन सा आखिर दोनों कोचेस में क्या नजर आता है। डेव वाइटमोर सर की अगर मैं बात करूँ यान, तो वहाँ पर बहुत ही शॉर्ट टर्म रहा है उनका। उस फेस में क्या लगता है आपको, क्या कुछ कॉन्स निकल कर आया सामने? नहीं, देखिए वो वहाँ पर जो कॉन्स है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। वहाँ थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि उनमें कोई कमी नहीं थी या कोचिंग में कोई कमी नहीं, लेकिन कमी कम रही है, इतना ज़रूर है, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी टीम को भी कोच कर चुके हैं, इतना ज़रूर। ऐसा नहीं था कि वो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम आए हैं कोचिंग करने के लिए। कॉन्स ज़रूर कम थे, लेकिन एक कॉन ये था कि जो शॉर्ट टर्म रहा था उसको लॉन्ग टर्म में बदलना चाहिए था। ये बहुत 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 बड़ा, यानी कमिटमेंट की बात कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल। यहाँ पर क्लियर नजर आया है कि जब आप किसी एक टीम के साथ जुड़े हैं, खास करके एसोसिएट टीम के साथ, पूरा नहीं जी हाँ, जब खास करके एसोसिएट टीम के साथ अगर आप जुड़े हैं, आपने एक टेन्योर रखा है कि इतने साल का मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया है, उसको भी कंप्लीट ना करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपके अंदर वो कमिटमेंट की कमी क्लियर नजर आई जब आप यहाँ पर रहते हैं। देखिए रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, रीजंस आप कह भी सकते हैं सैलरी का प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हो, लेकिन कम से कम टेन्योर को कंप्लीट करना वो एक ना एक कमिटमेंट दर्शाता है, क्योंकि आप एक कोच पहले हैं, आप एक कोच पहले हैं। डेफिनेटली जब आप किसी टीम को कोच कर रहे हैं तो बहुत सारी उम्मीदें टीम लेकर आती है। आप देखिए जब नेपाल की टीम को जब, और एक और हैरानी वाली बात कि नेपाल की टीम को ओमान टूर में जाते जाते ही पता चल गया कि सर का ये आखिरी टूर है, तो आप वहाँ पर माइंडसेट सोचिए, यानी क्लियरली है कि आप ये कह लीजिए कि ओमान टूर तो एक बस जुड़ गया साथ में, वरना वो टूर भी नहीं होता क्योंकि पहले ही सर अनाउंसमेंट कर चुके थे। तो यहाँ पर कमिटमेंट की कहीं ना कहीं लैक जरूर रहा है। डेफिनेटली कुछ बोर्ड्स की तरफ से भी रहा होगा, कोई ना कोई रीजन रहा होगा जो हम इतनी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि क्या रीजन रहा होगा कि वो उन्होंने किया, लेकिन फिर भी एक कमिटमेंट होता है। प्लेयर्स को आपको देखना चाहिए कि मैं ये चीज़ क्या अभी बोलूं या फिर टूर के बाद बोलूं या फिर कब बोलूं, क्या नहीं बोलूं, क्या मैं थोड़ा सा और वक्त दूं, ये सारी चीज़ें। तो कमिटमेंट में लैक ऑफ कमिटमेंट वहाँ पर थोड़ा नजर जरूर आया डे वाइट सर की शॉर्ट टर्म कॉन्स में। अब यहाँ पर मेन बात करें, प्रेजेंट में आ जाते हैं। यहाँ कॉन्स में पूर्ण देसाई के सर का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर क्लियरली नजर आता है कि जो वो है अनसेटलमेंट जो है वो लगातार पूर्ण सर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जो विजन की हम बात करते हैं, जो माइंडसेट की हम बात करते हैं, वो सिर्फ आज में रह जाता है, जिसका भी रिजल्ट नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव नहीं। आने वाले वक्त को देखते हुए वो जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से नदारद रहती है। ये बहुत बड़ा एक इशू है, ये एक्चुअली बहुत बड़ा इशू है कि जो आने वाले जो आपके मैचेस हैं उसके लिए आप कितना प्रिपेयर कर रहे हैं, ये कोच का बहुत बड़ा काम होता है। हम देखते हैं कि जिस तरीके से जैसी कुछ ऐलान होता है कि आप इंटरनेशनल टीम को देखते हैं, आप टेस्ट नेशंस की टीम को, कि आप विदेशी दौरे आ रहे हैं या फिर वर्ल्ड कप आ रहा है, तो कुछ स्पेसिफिक तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पर यहाँ पर भी देखा जाए तो पब्लिक सर के लिए अब ओवरसीज का टूर है, यानी कि यूएसए, स्कॉटलैंड, इसका टूर है, तो कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ पर भी वो सेम तरीके से सेम 11 के साथ, सेम बॉलिंग अटैक के साथ, बैटिंग अटैक के साथ उतर रहे हैं, ये उनकी एक सोच दर्शाता है कि वो हर टीम को या हर कंडीशंस को एक जैसा ही सोचते हैं। बिल्कुल सही। देखिए ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है यार कि बोर्डू सर के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, मैं आपको सीधे सीधे लैंग्वेज में अगर समझाने की कोशिश करूं, पीएनजी, आयरलैंड, यूएई, इन तीनों को अगर ये तीनों टीमें सामने हैं, पूर्णो सर को लगता है कि एक ही प्लेइंग 11 या फिर एक ही तरीके का जो स्क्वाड है या एक ही तरीके की सोच है, उन तीनों टीमों के खिलाफ काम करते हैं। वो कहते जरूर हैं इंटरव्यूज में अपने कि इनके खिलाफ हमें अलग प्रिपरेशन चाहिए, उनके खिलाफ हमें और बेहतर करना होगा, लेकिन वो ऑन ग्राउंड सिर्फ पेपर या इंटरव्यूज में रहता है, ऑन ग्राउंड को नजर नहीं आता। जब आपको मैचेस मिलते हैं जिम्बाब्वे ए टूर के रूप में, श्रीलंकन क्लब्स के रूप में, इस तरह के पीएम T20 कप के रूप में, तो वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आता। जो स्ट्रैटेजी नेपाल की पीएनजी के खिलाफ होती है वही यूएई के खिलाफ होती है, वही आयरलैंड के खिलाफ होती है। क्या आपको लगता है पीएनजी, यूएई, नेपाल, आयरलैंड आज की तारीख में एक ही पन्ने पर है तीनों टीम? एसोसिएट जरूर है, आयरलैंड तो फुल मेंबर है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क है उनके खेलने के अप्रोच में, उनकी बैटिंग में, उनकी कप्तानी में, वो क्लियरली नजर आता है। ये चीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लैक है टूर सर के अंदर में। वो सातों टीमों को एक ही तरह से तोड़ने की कोशिश करते हैं और सेम विजन और रूल्स जो है वो अप्लाई करते हैं सातों टीमों में। और ये भी एक चीज है जो जिम्बाब्वे टूर में कहीं ना कहीं चूक हुई कि सामने आने वाले टूर्स कौन से हैं और आपने लास्ट मैच में जाकर 3 पेसर्स का इस्तेमाल नहीं, ये इशू रहा ही है ना कि देखिए अगर आप ये एक एग्जांपल है, बिल्कुल आप अपने ओपोनेंट को देखकर तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भाई आप अपने में ही गुम हैं। अगर हमारी स्पिन हमारी बहुत एक धार है, अगर आप ऐसा समझते हैं कि हम स्पिन हमारी बहुत बड़ी ताकत है, तो हम स्पिन के साथ हर जगह जाके फतेह कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ओवरसीज में बहुत मुश्किल होता है स्पिन के साथ जाकर विकेट ले पाना या ऐसा कर पाना। लेग स्पिनर कभी कभार कर, लेग स्पिनर ज़्यादातर लेग स्पिनर ही वो कर पाते हैं, वरना ऑफ स्पिनर या लेफ्ट आर्म स्पिनर उनसे होता नहीं है ज़्यादा। या फिर आपके पास बहुत वेरिएशन नहीं, वो अलग बात है बिल्कुल। और लेकिन अगर आपको वहाँ पर ग्रीन टॉप मिल गया, बैटिंग सरफेस मिल गया, तो बहुत ही मुश्किल है। वहाँ उसके लिए क्या तैयारियाँ हैं, ओपोनेंट्स को देखकर तैयारी करवाना, ये बबलू सर के अंदर अभी फिलहाल तो नजर बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल, ये सबसे बड़ा लैग नज़र आता है और हम खाली ये बोल के एक बार नहीं, ये हम उनको अभी लगातार देख रहे हैं, 2, 3, 4, 5 सीरीज से लगातार देख रहे हैं, वो उनके अंदर कमी कहीं ना कहीं क्लियरली नज़र आती है प्रोड्यूसर के अंदर। एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड कॉन्स की अगर हम बात करें तो जो वर्क है, जो मिस्टेक्स पे वर्क है, वो क्लियरली कहीं ना कहीं बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। आप जाते हैं ग्राउंड्स पे, नेट करते हैं, बॉल्स करा रहे हैं, समझा रहे हैं सबको, ठीक है, लेकिन उसे प्रैक्टिकली भी इम्प्लीकेट करना वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में आता है। जब बैट्समैन देखिए, एक मैंने अभी कुछ टाइम पहले मैं लड़के से एक व्यूअर से बात कर रहा था फेसबुक पे, तो वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ क्लियरली कही कि ये जो सीरीजेज हैं, जो मैचेस हैं, जो हम जीते हैं, इनसे ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली, क्योंकि हमने भी अपने पोस्ट मैच एनालिसिस में और जो क्या गेम लॉस में भी हमने यही कहा था कि ज़्यादा एक्साइटेड या ज़्यादा इंप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है कि वाह नेपाल ने क्या शानदार जिम्बाब्वे को हराया, T20 में हराया, वनडे को हराया। उन्होंने कहा कि ये ग्राउंड, ये जो प्लेयर्स हैं, हमारे नेपाल के जो प्लेयर्स हैं, ये TU ग्राउंड में लगभग दुनिया की किसी भी टीम को T20 में टफ कॉम्पिटिशन दे सकते हैं, चाहे वो कोई भी टीम हो, चाहे फुल मेंबर क्यों ना हो। अगर वो 3 मैच या 5 मैच T20 सीरीज TU ग्राउंड में आकर खेलते हैं तो बहुत ज़बरदस्त टक्कर दे सकते हैं, ये टीम हरा भी सकती है उन्हें। लेकिन जैसे ही ये लड़के बाहर जाते हैं, 140 प्लस क्लॉक करता है स्पीड, ग्राउंड्स बदलते हैं, बाउंस होती है, पिच होता है, बाउंड्रीज बड़ी होने लग जाती हैं, पूरी तरह से ये फ्लॉप हो जाते हैं, एक बार नहीं कई बार। और ये एग्जैक्टली वर्ड्स सिर्फ हमारे ही नहीं, वहाँ पर एक जो व्यूअर जिससे मैं बात कर रहा था उनके भी रहे थे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको ये परख लेना चाहिए कि ये मिस्टेक्स टीम के साथ हैं, जिन्हें मैं ठीक बोल तो रहा हूँ लेकिन ठीक नहीं कर रहा। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है कि ये काम होना ज़रूरी है। काम होगा तभी टीम बेहतर करेगी और तभी टीम अच्छे रिजल्ट ला के देगी। प्लेयर्स बुरे हैं, खराब हैं, घटिया है, ये है, कुछ नहीं है। प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, प्लेयर्स कोई घटिया या खराब नहीं होता। इंटरनेशनल खेल रहे हैं तो वो अपने बलबूते पे, अपने दम पर आए हैं, किसी के सिफारिशों पे नहीं आए हैं। ये अलग है, क्रिकेट ये स्पोर्ट्स की दुनिया है जहाँ सिफारिश काम नहीं करता, आपकी मेहनत काम करती है। तो यहाँ पर हर किसी के पास टैलेंट है, लेकिन वो वेस्ट हो जाता है जब कोई एक कोच या किसी मेंटर को रखा जाता है, जब अब वो ध्यान ना दे प्रॉपर, और जब उसको ध्यान नहीं पड़ेगा तो वो जंग पड़ जाएगा और वो खराब हो जाएगी। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने वाली बात होती है। ये सारी बातें हम डेव वाइटमोर सर के बारे में भी करते हैं, लेकिन जब उनका टर्म अगर इतना होता है तो उनको मैच यहाँ पर इशू हो जाते हैं। अब आप देखिए, डेव वाइटमोर सर के अंडर में ओमान और PNG को नेपाल ने हराया, जी हाँ, और नेदरलैंड्स को भी वहाँ पर हराया, जी हाँ, नेदरलैंड्स को ट्रायंगल सीरीज में हराया। पुडू सर के अंडर में अभी तक ओमान और PNG के खिलाफ ही जीत मिली है। तो आप बताइए कि क्या फर्क रहा है अभी तक उनके शॉर्ट टर्म में और पुडू सर के लॉन्ग टर्म से? क्या नेपाल ने कुछ अचीव किया है आगे जाकर? फिलहाल तो नजर नहीं आता। ओमान PNG को आपने तब भी हराया था, ओमान PNG को ही आप अभी हरा रहे हैं। अब बल्कि उल्टा PNG से आप वनडे मैच भी, वनडे की एक सीरीज, बायलैटरल सीरीज हार गए, वो भी होम में अपने, तो ये दागी हुआ है कहीं ना कहीं, और ये कुछ बेहतर नहीं हुआ। यानी ओमान को आपने हराया क्योंकि क्वाड्रेंगुलर सीरीज में आप आयरलैंड से हारे, UAE से हारे। T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आप आयरलैंड से सामना ही नहीं हुआ, UAE से बहुत बुरी तरह हारे। और यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट PNG के खिलाफ आपने खेला और PNG के खिलाफ आपको जीत 10 मिली, यानी ओमान और PNG को ही अब तक नेपाल सक्सेसफुली हराने में कामयाब रहा है। ये सब, और वो भी ओमान की अगर बात करें तो T20 में यहाँ पर ज़्यादा पलड़ा फिलहाल भारी नजर आता है नेपाल का। जब ओमान की बात करें, वनडे में भी और देखना होगा, अभी एक मैच वहाँ पर हराया था, अभी होने ही वाले। तो ये सारी चीज़ें हैं देखने वाली, प्रोज एंड कॉन्स में, कि क्या प्रोड्यूसर कहीं ना कहीं गलत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें नजर आ रही हैं जो जो वो कह रहे हैं, जो इंटरव्यूज में कह रहे हैं, वो ऑन ग्राउंड पूरी तरह से नदारद रहता है, वो दिखता नहीं है, ना ग्राउंड ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस के वक्त, ना ही जब आपको ये सब मैचेस मिल रहे हैं उसके वक्त। वो बोल्डनेस, वो अग्रेसिव अप्रोच जो है, जो आजकल UAE बहुत अच्छा कैरी करा हुआ है, वो क्लियरली लैक नजर आता है। कोर्स की कोचिंग में देखना होगा और क्या कुछ बेहतर करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि बड़े बड़े फेस तो आज चले गए। T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर चला गया, वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 यहाँ पर आया, UAE के खिलाफ 160 चेज ना करना ये एक बहुत बड़ा दाग, वो भी आप कहलाएगा। PNG के खिलाफ ODI सीरीज घर पे हार जाना, ये भी एक बड़े दागों में से है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि दोनों कंपैरिजन के तौर पर आप कैसे देखते हैं, क्या आपकी विजन है, कि क्या आपको लगता है कि कौन कोच बेहतर है, कोच सर क्या और बेहतर कर सकते हैं, क्या बेहतर कर रहे हैं या क्या बेहतर नहीं कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में खुलकर राय रखिए। डिस्कशन का चैनल है, लगातार डिस्कशन होते रहना चाहिए। फिलहाल इस
इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस तरह की लगातार इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव अपडेट जो है, वीडियोस जो है आपके लिए हम लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर जरूर करिए।